अब देखेंगे हम लोग प्लास्टिक का पुनर्चक्रण। रिसाइकल, क्योंकि हमने कहा था जो सभी प्रकार के प्लास्टिक कुछ जरूरी नहीं है जो एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। अधिकतर प्लास्टिक हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं। खास करके हमने लिया था पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट वगैरह, कुछ जो मोटे प्लास्टिक होते हैं, कुछ अलग क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं, उनका भी चक्रण किया जा सकता है। इसमें दोनों कैटेगरी के प्लास्टिक आते हैं, चाहे वो थर्मोप्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग हो, दोनों प्रकार के प्लास्टिक। अब इनका हम रिसाइकल कैसे करें? रिसाइकल का परिभाषा क्या है? प्लास्टिक रिसाइकल से क्या मतलब है? इट इज पार्ट ऑफ प्रबंधन। याद रखना है, इट इज पार्ट ऑफ प्रबंधन। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन है। बैन लगाना प्रबंधन नहीं होगा, बैन लगाना प्रबंधन नहीं कहला सकता है, वह उपाय हो सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने का उपाय, रोक लगाना। हाँ, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने का उपाय हो सकता है। लेकिन प्रबंधन मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तब उसको कहेंगे, जो हम इसका सबसे प्रमुख हो सकता है पुनर्चक्रण करें। और भी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख है वो है पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल करना। रिसाइकल क्या है? प्लास्टिक का रिसाइकल से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज प्लास्टिक रिसाइकलिंग? प्लास्टिक अपशिष्ट से जो है कि रिसाइकलिंग क्या है? तो सबको संग्रह करके फिर से उसी रूप में या उसको थोड़ा बदल करके फिर से मतलब यूज कर सकते हैं। बंटी जी, इस ट्यूब को ऑफ ऑन कीजिए। दोनों। प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग की स्थिति क्या है भारत में? भारत में रिसाइकलिंग की स्थिति क्या है? रिसाइकलिंग क्यों करते हैं? व्हाई रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग से लाभ क्या है? बहुत सारा लाभ होगा। रिसाइकलिंग से लाभ, क्यों रिसाइकलिंग करें? क्यों नहीं इसको हम लैंडफिल करते हैं? कर सकते हैं। तो इसका लाभ कैसे करेंगे? रिसाइकलिंग के प्रकार क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसाइकलिंग? और अंतिम रूप से कर दें तो इसका प्रबंधन का अंतिम भाग होगा लैंडफिल। पुनर्चक्रण के लास्ट में कहेंगे, यह एक्चुअली पुनर्चक्रण नहीं है, यह प्रबंधन है। यह क्या है? प्रबंधन। जिनका पुनर्चक्रण नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, या बहुत बार पुनर्चक्रण हो गया है, अब नहीं योग्य है, तो अंत में क्या करेंगे? लैंडफिल करेंगे। अब इसी के तहत व्हाट इज रिसाइकलिंग? प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या है? प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाइकलिंग क्या है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाइकलिंग, अपशिष्टों का रिसाइकलिंग। व्हाट इज रिसाइकलिंग? प्लास्टिक अवशिष्टों से कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी चीज बना लेना। प्लास्टिक अवशिष्टों से कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के द्वारा, कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक को कुछ प्रक्रियाएं अपनाएंगे
जो भी प्रक्रिया हो उस प्लास्टिक के गुणों को देखते हुए, क्वालिटी के अनुसार से, टाइप के अनुसार से जो भी प्रक्रिया हम अपना चाहें अपना सकते हैं। को अपनाते हुए उपयोगी वस्तु तैयार कर लेना। उपयोगी सामग्रियों को, प्लास्टिक के उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर लेना, उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर लेना प्लास्टिक अवशिष्ट का पुनर्चक्रण कहलाता है। प्लास्टिक अवशिष्ट का पुनर्चक्रण कहलाता है। भारत में इसकी स्थिति है, जो भारत जितना भी प्लास्टिक उत्पादन करता है उसका केवल 60% का पुनर्चक्रण हो पाता है। पुनर्चक्रण केवल 60% का हो पाता है। अभी भी 40% लैंडफिल होते हैं। जो भारत उत्पादन करता है उसका 60% ही गवर्नमेंट का डाटा कह रहा था। कितना डाटा कह रहा था? 3.5 लाख टन। यही केंद्रीय मंत्री कह रहे थे 3.5 लाख टन। अब इसका 60% समझ लीजिए, तो इसका 60% करीब कितना होगा? 18 करीब 2 लाख मान करके चलिए, 3.5 है ना, करीब 2 लाख टन यही होगा ना। 2 लाख टन का ही यहाँ पर करीब 2 लाख टन का ही पुनर्चक्रण होता है। मंत्री जी जहाँ पर देख लीजिएगा, हम तो 2.5 लाख टन देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ इतना का इस आंकड़ा को देख लीजिए। 60% जो भी उत्पादन होता है उसका 60% का ही पुनर्चक्रण होता है, बाकी लैंडफिल में चले जाते हैं। अब लैंडफिल में वह जो पुनर्चक्रण होता है वह कहाँ होता है? भारत में इस प्लास्टिक, यह पूरा का पूरा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में, यानी यह लगभग 95% असंगठित क्षेत्र में। रिसाइकलिंग का काम, रिसाइकलिंग से अर्थ है यहाँ पर शुरू से लेकर के कचरा चुनने वाले से लेकर के और पुनर्चक्रण तक सारा का सारा काम इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। कचरा चुनने वाले से लेकर के, रैक पिकर से लेकर के, उसका रिसाइकल करने वाले तक सारे असंगठित क्षेत्र में प्रमुख रूप से काम करते हैं। अब यह जो काम करते हैं, कचरा चुनने वाले से जाता है डीलर के पास और डीलर से जाता है पुनर्चक्रण संयंत्र में, चक्रण संयंत्र में। डीलर यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कचरा चुनने वाले रैक पिकर्स प्रशिक्षित नहीं है, डीलर की प्रशिक्षित होने की बहुत जरूरत भी नहीं है, पुनर्चक्रण वाले भी बहुत प्रशिक्षित नहीं है। यह सारा का सारा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। अधिकतर मजदूर दिहाड़ी मजदूर होते हैं या ठेके पर काम करते हैं। यहाँ पर रैक पिकर, यह भारत के संदर्भ में यह अशिक्षित होते हैं, और प्रशिक्षित हैं, अशिक्षित और प्रशिक्षित हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के बीच अंतर नहीं समझ पाते। वह एकल उपयोग मोटे प्लास्टिक यानी रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक के बीच अंतर ये नहीं कर पाते। कचरा चुनने वाले, प्लास्टिक चुनने वाले, कचरा चुनने वाले, दैट मींस प्लास्टिक कचरा चुनने वाले।
अब यह मध्यस्थों के पास जाते हैं, मध्यस्थ इसको लेकर के, इससे लेकर के पुनर्चक्रण संयंत्र को सप्लाई करते हैं। और यह पूरा का पूरा सिस्टम भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जिसका कोई लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास नहीं है। अर्थात इस पर कोई भी नियम कानून लागू करने के लिए प्रतिबंध नहीं है। यह बायोमेडिकल क्षेत्र के प्लास्टिक से लेकर के और घरेलू उपयोग के प्लास्टिक तक चुन लेते हैं। बायोमेडिकल क्षेत्र के प्लास्टिक से लेकर के, जो कि हजारस प्लास्टिक होंगे, बायोमेडिकल क्षेत्र के प्लास्टिक से लेकर के घरेलू उपयोग के प्लास्टिक तक चुन लेते हैं। यह असंगठित क्षेत्र में होने के कारण एक बहुत बड़ी बाधा होती है। जो भारत में जो प्लास्टिक मिलते हैं वो साफ सुथरे नहीं है, गंदे प्लास्टिक है। उसमें बहुत सारे मटेरियल लगे हुए होते हैं, बाहरी मटेरियल लगे हुए होते हैं, सटे हुए रहते हैं, गंदगियां सटी हुई रहती है, जिससे उसका क्वालिटी रिसाइकल्ड पदार्थ का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, गुणवत्ता खराब होगी। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और संगठित क्षेत्रों में है, तो इसीलिए वह पुनर्चक्रण का काम अच्छा से नहीं होगा। वह प्लास्टिक चुनने वाले प्रशिक्षित नहीं है, डीलर कहां से होंगे? और पुनर्चक्रण संयंत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता, गवर्नमेंट के पास लेखा जोखा रहता, यहाँ प्रशिक्षित कर्मी लगे हुए रहते तो इस चीजों का ध्यान रखते। लेकिन चूंकि यहाँ पर सबके सब वही स्थिति है, परिणाम यह होता है जो भारत में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण गुणवत्तापूर्ण नहीं होते और संगठित क्षेत्र में होने के कारण, यानी पुनर्चक्रित प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। यूनाइटेड नेशन कहती है जो भारत में तो 60% होता है पुनर्चक्रण गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, लेकिन वर्ल्ड का रेशियो मात्र 9%। वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन कहती है 9% प्लास्टिक का ही पुनर्चक्रण होता है विश्व में, विश्व का औसत मात्र 9%, 9%। यूनाइटेड नेशन का डाटा है 9%, यह तो भारत सरकार का डाटा है 60%, यूनाइटेड नेशन का दिए वर्ल्ड का डाटा है मात्र 9% का पुनर्चक्रण होता है। नहीं, वर्ल्ड में 9% कुछ प्लास्टिक कचरे जितने उत्पन्न होते हैं उसमें 9% का ही रिसाइकल होता है। अर्थात 91% या तो सिंगल यूज होंगे या वैसे ही रह जाते हैं, लैंडफिल होते हैं या समुद्रों में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्थिति यह है जो प्लास्टिक 60% प्लास्टिक है, इसीलिए यहाँ पर कई सारी समस्याएं जन्म लेंगी। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण समस्याएं जन्म लेने के साथ साथ इसके हम देखेंगे जो समस्याएं के साथ साथ कुछ लाभ भी होंगे इसको पुनर्चक्रित करने के। उन समस्याओं से बचना है तो हम क्या करेंगे? इसका पुनर्चक्रण करेंगे। पुनर्चक्रण करने के क्या लाभ हैं उसको देखते हैं। पुनर्चक्रण से क्या बेनिफिट, क्यों उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए, क्यों पुनर्चक्रण करना चाहिए? पुनर्चक्रण इसलिए करना चाहिए कि यह डंप में कमी, डंप क्षेत्र में कमी करेगा।
क्योंकि ऑलरेडी 40% का डंप हो रहा है। यदि कुछ पुनर्चक्रण नहीं करेंगे तो यह और डंप होगा। ऑलरेडी 40% का डंप हो रहा है और पुनर्चक्रण नहीं हुआ तो और यह डंप क्षेत्र में कमी आएगा। भारत में लैंडफिल साइट्स की कमी हो रही है, लैंडफिल साइट्स की कमी है। वर्तमान कचरा उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो ऑलरेडी बंगलुरु शहर के आकार के बराबर डंप साइट्स भारत में मिल रहे हैं। तो यह स्थिति, और यदि यह पुनर्चक्रण नहीं होगा तो यह स्थिति और बढ़ेगी। तो डंप क्षेत्र में यह कमी आएगा, पुनर्चक्रण से डंप क्षेत्र में कमी आएगी, डंप होने वाले प्लास्टिक कम होंगे। दूसरा, संसाधनों का संरक्षण होगा, संसाधनों का संरक्षण होगा। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का संरक्षण होगा। जैसे ऊर्जा संसाधन, प्रमुख रूप से ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन यहां पर लेंगे, प्रमुख रूप से ऊर्जा संसाधन की बचत होगी। ऊर्जा संसाधन में भी कौन सा ऊर्जा संसाधन? गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय तो ठीक ही है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बचत होगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की यहाँ बचत होगी। ऊर्जा संसाधन में कैसा ऊर्जा? ऊर्जा संसाधन दो तरह का, नवीकरणीय एंड गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो गैर नवीकरणीय संसाधन की बचत होगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इससे कचरे के हैंडल लागत में कमी आएगी, प्लास्टिक उत्पादन के लागत में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी। हाँ, प्लास्टिक से फिर प्लास्टिक यदि हम तैयार करें, सामान तैयार करें, तो पहले जो प्लास्टिक था उस लागत में कमी आएगी। कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वर्जिन प्लास्टिक के अपेक्षा, वर्जिन प्लास्टिक अर्थात जो पेट्रोलियम से तुरंत तैयार करेंगे उसको वर्जिन प्लास्टिक कहते हैं। वर्जिन प्लास्टिक के अपेक्षा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक के जो सामान होंगे उसकी लागत कम होगी। कम होगी क्यों? क्योंकि कच्चे माल आसानी से मिल पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस उद्योग के कच्चा माल कौन होंगे? पुनर्चक्रण के लिए फीड स्टॉक कौन होगा? कचरा प्लास्टिक। कचरा प्लास्टिक फीड स्टॉक के रूप में काम है। कितना 10 रुपए किलो पे मिलता है? हाँ, तो वो ठीक है, हम ठीक है, आप बताइए ना हमको। ठीक है, आप बताइए। उसके हैंडलिंग से लेकर के सारा कॉस्ट हम जोड़ दे रहे हैं। उसके हैंडलिंग से लेकर के और रीचक्रण के बाद उत्पादन तक सारा प्रोसेस को आप जोड़ लीजिएगा तो आप सारे कॉस्ट को लगाइएगा, इवन इंक्लूडिंग वह भी कॉस्ट होगा। कौन? वह जो पेट्रोकेमिकल केमिकल वह भी कॉस्ट ऐड होगा ना, वह कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा। उस कॉस्ट से लेकर के और फाइनल कॉस्ट तक देखिएगा तो वो कई गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना यानी 1/3 की बचत होती है, 3 गुना ज्यादा होता है। इसमें हो सकता है सरकार भी सब्सिडी वगैरह दे। सरकार सब्सिडी दे न दे ये बात वाली बात है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 30%, 30 to 1/3 का 1/3 खर्चा होता है प्लास्टिक तैयार करने में। करना तो जोर तो दे ही दे रहा है, ये क्या है परवाह है, इसीलिए ना जोर दीजिएगा आप लोग, बनेगा तो क्या कीजिएगा। इतना हम चिल्ला रहे हैं और कचरा को फिर भी कचरे का रहे हैं। कचरा इतना इम्पोर्टेंट है कि 15 दिन 10 दिन से कचरे पर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट कचरा है, जैसा वो कचरे से नौकरी मिलने जा रहा है।
कचरे लोगों को नहीं दिला रहा है। सर उसका भी क्लास करवा देते ना तो हम लोग को फायदा हो जाता, अलग से करवा देते हम लोग 10-12 लोगों को खोज के लाते कम से कम। भारत लाभ खोज के करवा देंगे। 2 लोग हम लोग हो गया हाँ है ना 10-15 को एक जो बैच रश्मि ने भी बनवा एक दीजिए। लड़की थी सर अगर पीटी नहीं होती है ना अभी तो फिर अच्छा रहेगा उसके लिए। ये भी सोच रहे थे कि ये लोग 10-15 को हो जाता तो कचरा में वो थी ना सर, नौकरी जब से वो आसान- ज्यादा फायदा कचरे करेगा वाला और नौकरी ऐसे आसान है भी- इन लोगों को, खाली और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहुत फायदा है इसमें। रिटेल ले ले तो और बढ़िया है, तब तो इंजीनियर सब उद्देश्य है तब ये कर देंगे, रिटेल ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद नहीं सर है आपके सर्किल में है उनको लगता है ना नहीं है ये तो कहा नहीं है फिर भी उन लोग कुछ होता है ना कुछ नहीं होता। देखिए सर एक ग्रुप में देखते हैं आईटी बीएचयू का भी तैयारी कर रहा है, आईटी बीएचयू का लड़का है वो सर होगा ना होगा ना कुछ को तो होगा ही। 10-12-15 वो लड़का हो बच्चे हो तो हेल्प हो सकती है इस क्षेत्र में, कचरा प्रबंधन में। हाँ सर उतना तो चाहिए। कचरा से कंचन कर तैयार लीजिए, अगर करना। पीटी नहीं होता है तो कर लीजिए। कचरा से कंचन तैयार करना। कर देंगे सर तुम लोग करो, हमको पढ़ाना है। लागत में कमी आएगी विशाल जी समझे। अब क्या करके ये बात नहीं बोलिएगा तो कहेगा जो ऑफिसर ये बात बोलता है तो छोड़ो पढ़ लिख के आया है आयोग का तरह कचरा है तो कचरा नहीं वो कंचन है ना। तो लागत में कमी, हैंडलिंग से लेकर के विभिन्न उत्पादन लागत में को यदि कॉस्ट को जोड़ा जाए हैंडलिंग से लेकर के और अंतिम उत्पाद तक, तो वर्जिन प्लास्टिक से होने वाले उत्पादन के अपेक्षा इसके लागत में कमी आती है। ऑलमोस्ट 1/3 खर्चा पर इसका सामग्री तैयार हो सकती है। तीसरे एक विशेषता है या लाभ हम कह सकते हैं, जो तीसरा लाभ है इसका वो है यह इसके द्वारा प्रदूषण से बचाव हो सकता है। प्रदूषण से, प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव हो सकता है, प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव हो सकता है। यदि ये रिसाइकल नहीं होते तो कहां लीचेट्स के रूप में 1000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी, 5000 साल बाद भी कभी न कभी तो ऐसा होता, वो मिल करके लीचेट्स के रूप में मिल करके भौमजल प्रदूषण का कारण बनते। नहीं यदि होता तो वह क्या मृदा प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो इसके द्वारा भौमजल, विशेषकर भौमजल प्रदूषण नहीं हो पाएगा। यदि पुनर्चक्रण करेंगे तो भौमजल, प्लास्टिक के कारण होने वाले भौमजल प्रदूषण नहीं होगा। पुनर्चक्रण प्रक्रिया कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा। कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा, फुटप्रिंट। इस प्रक्रिया से पुनर्चक्रण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में गिरावट आएगी। हमने पहले ही कहा है कि करीब 8 से 9% यदि हम कच्चे माल ऐसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के द्वारा वर्जिन प्लास्टिक तैयार करते हैं तो कुल ग्रीन हाउस गैस या कुल ग्रीन हाउस गैस या कुल कार्बन उत्सर्जन का, ऐसे कहेगा कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 8 से 9% के आसपास करीब प्लास्टिक इंडस्ट्री से तैयार करने में निकलता है। प्लास्टिक
जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका 8-9% के आसपास ये प्लास्टिक तैयार करने से निकलता है। हाँ तो वो 8% नहीं निकलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी प्लास्टिक तो हमारा तैयार है, तो यह जो होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। सर पुनर्चक्रण करेंगे तो प्रक्रिया तो लगभग वही ना? नहीं यार, प्रक्रिया हुआ क्या होगा, प्रक्रिया को उसको पुनर्चक्रण की प्रक्रिया बताएंगे तब समझिए। उसमें हम कुछ भी प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटा कर देते हैं, ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, फ्लेक्स बना लेते हैं, पेलेट्स बना लेते हैं उसी को, तो इसलिए कार्बन फुटप्रिंट इसका कम होगा। हम कहते हैं कि कंप्लीट रिसाइकल 60% तो अभी कर रहे हैं, 60% तो कम रहे हैं, तो 60% जब कम कर रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है तुम लोग जब बन जाओगे तो आगे आगे 60 से 70, 80, 90 हो जाएगा ना। 40% अभी भी हो रहा है ना, तो कच्चे माल बाहर से आ रहा है, वही उसी से जा रहा है। ऐसा होगा तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को ठप हो जाएगा ना, सब तो इसी का पक्ष से याद रखना है। कई चीज़ों के लिए अभी भी इसकी आवश्यकता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का डिमांड है, उसकी गुणवत्ता कई जगहों पर नहीं होती है, समझी। कचरा की नहीं बने इसीलिए हमने ऐसा किया है, गुणवत्ता ऑलवेज वह नहीं होती है, ठीक है। उसका डाउन ग्रेडिंग होता है, डाउन ग्रेडिंग होता है।